हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। हम लोगों की मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। मध्य प्रदेश के गठन को हमने विभिन्न चरणों में देखा था। 1857 के टाइम मध्य प्रदेश क्या था, फिर 1935 के टाइम पर क्या था आपके पास, 1950 में हम कैसे थे और 1956 में कैसे थे, और 2000 के बाद मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप यहाँ पर रहा। उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था। और जब हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत हमने एक सामान्य जो परिचय होता है, जनरल इंट्रोडक्शन फिजियोग्राफी का, कि क्या आपके पास फिजियोग्राफी है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर हमने जो मध्य भारत का पठार था ये भी पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत आपके पास जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार के बारे में बातचीत करेंगे। प्लेटू ऑफ मालवा को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास ये रीजन है, याद रखिएगा। मालवा का पठार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश को आप इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। और इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक ये बीच वाला जो वेस्टर्न वाला आपके पास पोर्शन आता है, पश्चिमी वाला पोर्शन आता है, इधर से आपके पास ये जो रीजन है, इस रीजन को आप लोग जानते हैं मालवा के पठार के नाम से। ये हमारा जो क्षेत्र गया है, ये आपका मध्य भारत का पठार है। इसकी जब भी मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ये हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है। ये आपको नीचे इस तरीके से नर्मदा रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। ये हमारा पूर्व का पठार है और ये रिमेनिंग हमारा क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। ये सारे के सारे फिजियोग्राफी रीजन आप लोग जानते हैं। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये पूरा आपके पास जो रीजन है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आपको मैं इधर ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, हम ये जो क्षेत्र है इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और आप इसे जानते हो किसके नाम से, मालवा के नाम से। तो देखो, मालवा के पठार की जब भी हम लोग बात करते हैं, कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये हमारा पश्चिमी भाग है। अगर आपसे कोई पूछता है तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी है। और इसका जो निर्माण हुआ है, अगर अपन इसके निर्माण के बारे में बातचीत करें तो बेसिकली आपके पास ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। ये आपके पास दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से निर्मित है। आपसे इसके निर्माण के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है तो बता दिएगा, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है। दक्कन ट्रैप है क्या एक्चुअली, देखिए, इस वाले रीजन में आपके पास क्या हुआ, वोल्केनो आया, आप सबको पता है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। और ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पर जब ज्वालामुखी आपके पास आ रहा था, वोल्केनो आपके पास निकल रहा था, इस तरीके से आपके पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये वोल्केनो है। एक वोल्केनो को यहाँ पर ने क्या किया, अपन ने इरप्शन कर दिया और ये लावा आपके पास बाहर आ रहा है। ये अंदर जो मैग्मा होता है, ये आपके पास क्या है, लावा बाहर आ रहा है। तो ये लावा जब बाहर आया, ये इस तरीके से ये परत दर परत जमना स्टार्ट हुआ। और इसकी जो परत दर परत जमने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दक्कन ट्रैप। तो ये दक्कन ट्रैप के थ्रू आपके पास क्या है, बना है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कैसी चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। और दक्कन ट्रैप की चट्टानें मतलब क्या है कि वोल्केनो आपके पास आया, ज्वालामुखी आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा कि अंदर इसमें ये आपको मैग्मा देखने को मिलेगा। ये हमारा मैग्मा रहता है। और जब आपके पास कोई नेचुरल या मैनमेड आपके पास एक्टिविटी होती है, उसके कारण हमारा ये लावा बाहर आने लगता है, ये मैग्मा बाहर आने लगता है। और बाहर आने के बाद काफ़ी सारी संरचनाएं आपके पास बनाता है। उसमें से हमारे पास क्या है, एक मालवा का प्लेटू है। तो कहाँ पर है, ये हमारा पश्चिमी भाग में अवस्थित है। निर्माण कैसे हुआ है, दक्कन ट्रैप की आपके पास जो चट्टानें हैं, इन दक्कन ट्रैप की चट्टानों के फलस्वरूप इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और दक्कन ट्रैप क्या होता है, इस बात को आप लोगों ने आसानी से समझ लिया है। जब भी अपन इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए, ये आपके पास मध्य भारत का पठार है। इसकी मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो ये मध्य भारत का पठार,
नीचे आपके पास ये आपको देखने को मिल जाएगा नर्मदा भ्रंश घाटी, इधर आपको बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपको अरावली वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। अगर अपन मध्य भारत के पठार के बारे में बातचीत करें तो हम लोग इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि मध्य भारत का जो पठार है मालवा का जो पठार है इसके उत्तर में हमें क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है। जब भी इसके दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलेगा, नर्मदा भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलती है, नर्मदा भ्रंश घाटी हमें देखने को मिलेगी। जब भी अपन इसके पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलता है, और एक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है रीवा पन्ना का पठार। और जब भी अपन इसके पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में आपको राजस्थान और अरावली, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो राजस्थान है ये राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अरावली आपके पास जो रेंज है, इस अरावली श्रेणी की कगार हमें देखने को मिलती है, कगारी भाग आपको देखने को मिलता है। ये कगारी शब्द आपको परेशान कर सकता है। कगार क्या है, किसी भी पर्वत श्रृंखला का अंतिम भाग, किसी भी आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर का अंतिम भाग कगार कहलाता है। तो हमारा जो मालवा प्लेटू है, ये मालवा प्लेटू किसके बीच में अवस्थित है आपसे पूछा जा सकता है। बच्चा पार्टी याद से देखिए, ये मध्य भारत का पठार, ये हमारे पास राजस्थान या अरावली का कगारी रीजन आपको दिखाई देगा। नीचे हमें नर्मदा भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, और ये रीवा पन्ना का पठार है। इनके बीच में बसा हुआ है हमारा कौन, मध्य भारत का पठार। कौन सा भाग है, पश्चिमी। निर्माण कैसे हुआ, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या होते हैं हमने इसको समझा है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में बातचीत करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जब हम किसी फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी स्थल का आप भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, तो इसका जो आपके पास लोकेशन है, अवस्थिति है, ये आपको आना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, लोकेशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं इसका क्या, लेटीट्यूड, ये हम लोग देखते हैं, और एक हम इसमें देखते हैं क्या, जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। लेटीट्यूडनल जब भी देखने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट के बीच में आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ से मैं बताने की कोशिश करूँ आपसे, ये वाली जो लाइन है बच्चा पार्टी, ये आपको यहाँ पर 20 डिग्री दिखाई दे रही है, और ऊपर वाली आपके पास जो लाइन है ये आपको यहाँ पर 25 डिग्री दिखाई देगी। ये इसका क्या है बेटा, लेटीट्यूड है। और लेटीट्यूड का मतलब क्या है, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट। जब भी इसके लॉन्गिट्यूड की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सीधी सी बात है, ये यहाँ से आपको दिखाई देगा 74 डिग्री, यहाँ से हम लोग बात करते हैं 74 डिग्री, 74 डिग्री से लेकर आपके पास ये 79 डिग्री और 17 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बेटा ये थोड़ा सा मिनट ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग हमारी जो किताबें हैं इनमें आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको लेकर इशू मत बनाइएगा। ये आपको कहीं कहीं 17 और किसी किसी किताब में आपको 79 डिग्री 20 मिनट भी देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं। देखो, हमारा मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, ये मालवा के पठार की लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड की जब भी बात करेंगे 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट, मतलब ये नीचे वाली जो लाइन है ना बेटा, ये 20 डिग्री है, और ऊपर वाली जो लाइन है ये 25 डिग्री है। ये तो आपको अक्षांशीय स्थिति क्लियर हुई। अगर मैं आपसे देशांतरीय स्थिति के बारे में बातचीत करता हूँ, 74 यहाँ से जो लाइन जाती है ना, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास बेटा 74 है। और इधर अपन जब भी यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये वाली आपके पास जो लाइन है ये 79 डिग्री 20 मिनट आपको देखने को मिलती है। चलिए, अवस्थिति आपको समझ में आ गई है, ये कहाँ पर अवस्थित है आपको समझ में आ गया है, किस किस के बीच में अवस्थित है ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक बार सुन लीजिए,
पश्चिमी भाग है ये। निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है। मध्य भारत का पठार देखिए ये उत्तर में है मालवा के पठार के। नर्मदा भ्रंश घाटी दक्षिण में है। बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार पूर्व में है। राजस्थान या अरावली का जो कगारी भाग है ये पश्चिम में है। ये बातें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और जो हमारा मध्य भारत जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार को। हिस्ट्री, अगर आप किसी क्षेत्र को पढ़ रहे हो तो इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, ये आपको आना चाहिए। इतिहास की जब भी हम लोग बात करते हैं तो समझिएगा ये आपके पास जो वर्ड है मौर्य काल की, जब भी मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ मौर्य काल के समय, मौर्य काल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राजवंश बनाया था। इस समय ये जो मालवा वाला आपके पास रीजन है ये आपका अवंती के नाम से ज़्यादा फेमस था। अवंती की हम लोग बात करते हैं, अवंती महाजनपद के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये अवंती महाजनपद मालवा वाले रीजन में थी। इसके दो शहरों की यहाँ पर चर्चा है, जैसे आपने कभी देखा हो। एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो महेश्वर है, ये महेश्वर आपको देखने को मिलेगा। और एक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, उज्जैन के बारे में। ये दो शहरों का वर्णन मिलता है। मतलब अगर आप मालवा के पठार के इतिहास को देखना चाहते हो तो मौर्य काल में चले जाइए। मौर्य काल के टाइम पर ये अवंती के नाम से आपको दिखाई देगा, अवंती महाजनपद है। इसके दो शहरों की चर्चा है, कौन, महेश्वर और उज्जैन। ये मालवा शब्द आया कहाँ से, आपसे कोई पूछ सकता है कि जो मालवा शब्द है, इस मालवा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी की जब भी अपन बात करते हैं, 6वीं शताब्दी की जब अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक जाति मालव जाति इस स्थान पर रहना स्टार्ट हुई। और मालव जाति जो है इसी के नाम पर, मालव जाति के नाम पर यहाँ का नाम पड़ गया क्या, मालवा। ऐसा स्थान जहाँ पर मालव जाति रहती थी या मालव जो समुदाय है उसके रहने का स्थान मालवा के नाम से जाना गया। ये जो मालव जाति आपके पास है बेसिकली ये आपके पास पंजाब से आई हुई थी और ये आपके पास एक लड़ाकू जाति थी, युद्ध करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में मालव आपके पास जो जाति आई पंजाब से युद्ध करते हुए इस वाले रीजन में आए और किसी कारणवश उन्होंने यहीं रहना उचित समझा और उन्हीं का निवास स्थान मालवा के नाम से जाना गया। तो अगर आपसे कोई मालवा के पठार की हिस्ट्री पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं कि मौर्य काल के समय से ये चर्चा में है और मौर्य काल में आपके पास अवंती था। अवंती की दो राजधानी थी, एक आप लोग कह सकते हैं महेश्वर जो कि इसकी दक्षिणी भाग था या दक्षिणी राजधानी थी, एक हम लोग कह सकते हैं उज्जैन जो कि इसका उत्तरी भाग था या इसकी उत्तरी राजधानी थी। तो ये तो आपके पास मौर्य हमारा महाजनपद वाली बात हुई। फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो मालव शब्द। देखो बेटा, पहला आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा, महाजनपद काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। फिर हमारा जो पीरियड आया मौर्य काल आपको देखने को मिलेगा, तो मौर्य काल में भी आपके पास ये चर्चा में था और महाजनपद में आपके पास एक कौन सी महाजनपद थी, अवंती। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मालवा आया कहाँ से। मालव आपके पास जो जाति है, इस मालव जाति के नाम पर मालवा पड़ गया। मालव जाति कहाँ से आई थी, बेसिकली ये पंजाब की रहने वाली थी। क्लियर है। आगे अपन लोग बात करते हैं। फिर यहाँ पे बेटा अलग अलग समुदायों का शासन रहा। जैसे मालव की हम बात करेंगे, इसके बाद आपके पास परमार जो राजवंश हैं, इन परमारों का शासन आ जाएगा। यहाँ पर परमारों ने शासन किया, फिर क्षत्रियों ने शासन किया। उसके बाद अलग अलग समुदाय की अपन यहाँ पर बातचीत करें, जैसे मुस्लिम आपके पास रूलर्स आए, इन मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पर शासन किया। अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं जो मुग़ल आए, इन मुग़लों का यहाँ पर शासन हुआ। और फिर 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेशवा हैं, इन पेशवाओं ने शासन किया। देन आपके पास ये अंग्रेज़ों का रूल यहाँ पर आपके पास आया। और 1947 में 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए
तो ये मध्य भारत का आपके पास जो रीजन है या मध्य भारत की आपके पास जो रियासत थी, इस मध्य भारत की रियासत के नाम से जाना जाता था और 1956 में ये हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हो गया या मध्य प्रदेश का हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। देखिए, अपन इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो मालवा का पठार है या प्लेटू ऑफ आपके पास जो मालवा है, इस प्लेटू ऑफ मालवा का क्या हिस्ट्री है, क्या इसका इतिहास है, इसको समझने की हमने यहाँ पर किया कि कोशिश की कि देखिए बेसिकली आपके पास ही मौर्य काल में ज़्यादा चर्चा में आया, लेकिन उससे पहले हम लोग जब भी यहाँ पर बातचीत करते हैं आपको महाजनपद काल देखने को मिलेगा। महाजनपद काल की आपसे बातचीत करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट आपके पास आए, देन हमारा महाजनपद काल आया। तो ये महाजनपद काल में अवंती काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, फिर मौर्य काल में और ज़्यादा फेमस हो गया। फिर हमने देखा जो मालवा शब्द है, इस मालवा शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। मालव जाति, इसी के नाम पर इसका नाम मालवा पड़ गया और ये पंजाब के रहने वाले थे। मालव जाति के बाद फिर परमारों ने यहाँ पर शासन किया, फिर क्षत्रियों ने यहाँ पर शासन किया, मुस्लिम रूलरों ने यहाँ पर शासन किया, मुगलों ने शासन किया, पेशवाओं का राज रहा, फिर अंग्रेजों का यहाँ पर राज रहा। 1947 में ये मध्य भारत की रियासत के अंतर्गत आपके पास आया और 1956 में ये आपका मध्य प्रदेश बन गया। दो चीज़ें आपने देख ली हैं कि जो मालवा के पठार का बेसिक इंट्रोडक्शन है ये क्या है, दूसरा आपने ये भी देख लिया है कि इसका जो इतिहास है, ये इतिहास आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंटों के जो आंसर हैं वो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब अपन और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। देखिए, आपके पास जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मालवा के पठार की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं का मतलब क्या है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का ये आपके पास 88,222.2 किलोमीटर इतना एरिया अपने पास लेके चलता है। मतलब अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की आपसे बात करूं तो 28.62% पूरा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28.62% भाग अपने पास लेकर चलता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है ये सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। आपसे कोई पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग या सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन कौन सा है एमपी में, आपको बताना है मालवा का पठार या प्लेटू ऑफ मालवा। क्यों? क्योंकि 28.62% एरिया अपने पास लेके चलता है, जो कि सबसे बड़ा है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये छोटा सा भाग, फिर ये छोटा भाग, ये सारे छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही जो रीजन है मालवा वाला, ये सबसे बड़ा है। दो चीज़ें और आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये आपका गेहूं का भंडार, आपसे पूछा जा सकता है ना कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं का भंडार है, ये भी इसी को बोला जाता है। और आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का आपके पास जो अन्न भंडार है, ये अन्न भंडार भी इसी को बोला जाता है। फिर से देखते हैं। देखिए, जो एमपी का क्षेत्रफल है उसका 88,222.2 किलोमीटर, लगभग 28.62% भाग अपने में समाया हुआ है। ये आपका सबसे बड़ा भौतिक विभाग है एमपी का। गेहूं का भंडार कहलाता है, मध्य प्रदेश का अन्न भंडार कहलाता है। आप इस बात को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो भी आपके पास कहानियां हैं। अब यहाँ से बनने वाले आपके पास जो सवाल हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार से काफ़ी सारे सवाल आपसे यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए, अपने पास ये 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के, इन 17 डिस्ट्रिक्ट
सम्मिलित किया हुआ है। ये 17 जिले सबसे ज़्यादा इसी के अंतर्गत आते हैं। भोपाल की हम यहाँ पर बात करें, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ये जो पूरा का पूरा आपके पास रीजन है, ये सारे के सारे जो जिले हैं ये इसी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। तो 17 जिले इसमें समाहित किया हुआ है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी नदियाँ हैं, आपसे नदियों से संबंधित सवाल तो बनते ही बनते हैं, तो आप थोड़ा सा नदियों के बारे में याद रखिए। देखिए 3-4 नदियाँ तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपन चंबल के बारे में बातचीत करें, चंबल इसका उद्गम यही है। चंबल के अलावा अपन बात करें छिप्रा के बारे में, तो छिप्रा का उद्गम, या अपन यहाँ पर बात करें किसके बारे में, काली सिंध आपके पास जो नदी है, इस काली सिंध नदी की अपन यहाँ पर बातचीत करें तो मेन रिवर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी सारी नदियाँ इस वाले रीजन से निकली हुई हैं। चंबल की आपसे यहाँ पर बातचीत करते हैं, काली सिंध की आपसे यहाँ पर बातचीत करते हैं, छिप्रा की आपसे बातचीत करते हैं, और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं लगभग बहुत सारी नदियों का यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, उद्गम हुआ है। फिर से बोलता हूँ, देखिए नदियों के बारे में चंबल को आपको याद रखना है। चंबल तो वैसे भी आपके पास ज़्यादा फेमस है। चौथा पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ बेतवा। बेतवा आपके पास जो नदी है, ये बेतवा भी आपको याद रखना है। इनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, देखिए चंबल अपने मृदा अपर्दन के लिए जानी जाती है, इसकी विशेषता है मृदा अपर्दन। छिप्रा की मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपका जो मालवा है, इस मालवा की गंगा कहलाती है। मालवा की गंगा है, इसके किनारे पवित्र शहर है हमारा उज्जैन। ओमकालेश्वर की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, आपको महाकाल बाबा देखने को मिलेंगे, है ना, महाकालेश्वर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काली सिंध की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो ये भी फेमस है आपके लिए। बेतवा नदी की बात करते हैं, ये आपको मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। मध्य प्रदेश की क्या है, ये गंगा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर, किस आधार पर है, प्रदूषण के आधार पर। इसके किनारे, बेतवा नदी के किनारे काफ़ी फेमस शहर हैं। जैसे अपन एक बहुत ही प्यारा शहर आपका सांची के बारे में बातचीत करते हैं। सांची आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, काफ़ी प्यारी आपके पास जगह है, आप जाइएगा, बुद्ध से संबंधित है और हमारा एक ऐसा स्थल है जो आपको विश्व विरासत स्थल में देखने को मिलेगा। आगे जाके आपको इसी के किनारे चंदेरी देखने को मिल जाएगा। चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो ये 3-4 नदियों के बारे में आप याद रख सकते हैं। चंबल नदी की बात करें, छिप्रा नदी की बात करें, काली सिंध की बात करते हैं, बेतवा नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितने जिले हैं बेटा, 17 जिले अपने में समाहित करके चलता है। ये सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक रीजन है। इस बात को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए अब अपन इसकी जो जलवायु है, इस जलवायु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कैसी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन मालवा के पठार का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के आसपास बातचीत करते हैं, या आपके पास जो जलवायु है, इस जलवायु की बातचीत करते हैं, तो देखिए मालवा का जो पठार है ये सम जलवायु का क्षेत्र है। मालवा का जो पठार है ये सम जलवायु का क्षेत्र है। और सम जलवायु का क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। सबसे अच्छी जलवायु का मतलब क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तापमान पाया जाता, ना ही बहुत कम यहाँ पर तापमान पाया जाता, ना तो गर्मी ज़्यादा होती है, ना ही यहाँ पर आपको सर्दी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ना ही आपको यहाँ पर बरसात ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये इसकी क्या है, विशेषता है। तो सम जलवायु है। और बेसिकली आप याद करिएगा, टॉलमी आपके पास जब भारत आया था तो इसके द्वारा बोला गया था कि जो मालवा के पठार की जलवायु है वो सबसे बेस्ट जलवायु है पूरी दुनिया की। मालवा का पठार या मध्य देश की आप बातचीत करते हैं, ये दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु है। तो सम जलवायु का क्षेत्र है। अरे सर कुछ बता दीजिए, सम जलवायु तो है आपके पास। अगर देखो बेटा, मैं यहाँ पर तापमान के बारे में आपसे बातचीत करता हूँ, तो तापमान आप 2 तरीके से याद रखेंगे। एक आपको याद रखना है मैक्सिमम टेम्परेचर, कि सर जो मैक्सिमम है ये कितना है। तो मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आपसे कोई यहाँ पर बात करता है सर मिनिमम टेम्परेचर कितना पाया जाता है, तो मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मैं इस रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर है,
इस एवरेज टेम्परेचर के बारे में आपसे यहाँ पर बातचीत करूं तो एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा लगभग आपके पास 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा तापमान आपके पास यहाँ पर नहीं है, ना ज़्यादा सर्दी है, तो आपके पास कैसा है, ये सम जलवायु का क्षेत्र आपको दिखाई देता है। अगर अपन तापमान से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर वर्षा है। अपन वर्षा के बारे में बातचीत करते हैं, रेनफॉल के बारे में बातचीत करते हैं, और रेनफॉल के बारे में आप लोग बातचीत करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर वर्षा के बारे में बात करें तो ये जो रीजन है मध्य प्रदेश का, ये आपको 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर का क्षेत्र आपको दिखाई देगा। मतलब वर्षा यहाँ पर एवरेज और एवरेज से कम होती है इस वाले रीजन में। ठीक है, वर्षा है आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, औसत से कम या औसत के आसपास आपको क्या होती है, बारिश देखने को मिलती है। अगर अपन बारिश के बाद जो वन भूमि है, इस वन भूमि के बारे में बातचीत करें तो लगभग ये पूरे पठार का 40% के आसपास जो भाग है, ये 40% भाग वन आच्छादित है। और आपको यहाँ पर साल की बातचीत करें या सागौन, आपके पास जो है साल, सागौन, बांस, ठीक है, ये इस प्रकार के वन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब वनों की दृष्टि से ये भरा पूरा आपके पास क्या है, क्षेत्र है। आप बातचीत भी करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको क्षेत्र देखने को मिलेंगे जिनमें वन हमें देखने को मिलते हैं। रेनफॉल आपको याद रखना है बेटा, 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर होती है। आप जनरली इस वाले रीजन को समझ सकते हैं कि ये आपका पश्चिमी भाग है ना, ये आपके पास क्या बेटा, ये पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी भाग की जब भी आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो जो अरब सागर की ब्रांच है, अरब सागर की आपके पास जो शाखा है, इस अरब सागर की शाखा के द्वारा क्या की जाती है, यहाँ पर बारिश की जाती है। और अरब सागर की शाखा आपको पता है बे ऑफ बंगाल की कंपैरिजन में कम बारिश कराती है। यही कारण है कि इस रीजन में आपको कम रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेनफॉल आपको समझ में आ गया है, वन भूमि आपके यहाँ पर समझ में आ गई है। 40% के आसपास जो भाग है इस पे आपको वन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जाके और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगर अपन यहाँ पर कृषि के बारे में बातचीत करते हैं तो कृषि के बारे में बातचीत करने के लिए आपको पहले यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा के बारे में समझना पड़ेगा। इस वाले रीजन में काली मृदा, या आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ जो ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, काली मृदा का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लावा के द्वारा निर्मित की गई है, तो काली मृदा है, सीधी सी बात याद रख सकते हैं आप लोग। अब अगर मृदा के बारे में अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो आप इसको मृदा के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मृदा के आधार पर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी मालवा, एक आपको देखने को मिलता है पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। और जब भी अपन पश्चिमी मालवा के बारे में बातचीत करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपके पास कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपने सुनहरे जिलों के बारे में पढ़ा होगा, खंडवा, खरगोन, हमारे दो सुनहरे जिले हैं। खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, ठीक है, खंडवा, बड़वानी। तो ये आपके पास जो रीजन है पश्चिमी वाला, ये आपका पूरा का पूरा कपास के लिए जाना जाता है। बेसिकली खंडवा, खरगोन आप बोलेंगे सर ये तो नीचे आते हैं, बेटा नीचे आते हैं, लेकिन वेस्ट वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, पश्चिमी वाला आपका जो पूरा का पूरा रीजन है, ये कपास के लिए जाना जाता है। जब भी अपन पूर्वी क्षेत्र की यहाँ पर बातचीत करते हैं, पूर्वी आपके पास जो मालवा है, ये पूर्वी मालवा आपका जाना जाता है गेहूं और चने के लिए। यहाँ गेहूं और चने का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो कृषि की जब भी अपन यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं तो कृषि के लिए आपको मृदा को पढ़ना पड़ेगा। मृदा का मतलब है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा, ब्लैक सॉइल जो आपके पास लावा के द्वारा बनी होती है। लावा से आपके पास क्या है, ये निर्मित है। और बेसिकली बेटा ये भी आपके पास कई प्रकार की होती है, गहरी काली, छिछली काली और आपके पास हल्की काली। इसको अपन मृदा वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बस अभी आप ये याद रखिए कि मृदा के आधार पर अपन मालवा के पठार को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पश्चिमी मालवा का पठार, एक आपके पास पूर्वी मालवा का पठार। पश्चिमी मालवा के पठार में कपास की खेती होती है और पूर्वी मालवा के पठार में गेहूं व चने की आपको यहाँ पर खेती देखने को मिलती है।
आपने यहाँ पर कृषि के बारे में बातचीत भी कर ली है। देखिए कृषि अगर आपसे यहाँ पर बातचीत करें, कपास के अलावा जो आपके पास सोयाबीन है, सोयाबीन के साथ में हमारा जो गेहूं है, और अपन बात करें चना, इसके अलावा हमारे पास जो ज्वार है, ये ज्वार का क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आलू की खेती आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लगभग सारी की सारी फसलें आपको देखने को मिल जाती हैं। मिर्ची आपके पास जो है, इस मिर्ची का उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन आप बता सकते हैं कपास, सोयाबीन, गेहूं और चना ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। कपास, सोयाबीन, गेहूं और चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, याद रखिएगा इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अपन उद्योगों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अब इंडस्ट्रियल आपके पास जो सिनारियो है, इस वाले रीजन का इंडस्ट्रियल सिनारियो देखा जाएगा कि इंडस्ट्री आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, उद्योग हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं। जब भी आपसे इंडस्ट्री की बात करते हैं या जो उद्योग आपके पास है इनके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो एक बात तो आप सबको पता है कि सूती वस्त्र आपके पास जो है, ये सूती वस्त्र उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ये क्षेत्र। सूती वस्त्र की अपन यहाँ पर बातचीत करें तो नागदा आपको याद आ जाएगा, नागदा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, ओवरऑल जो हमारा वस्त्र उत्पादन है, ये वस्त्र उत्पादन आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन कौन से ज़िले, इंदौर के अलावा हमारा उज्जैन के अलावा भोपाल, फिर हमारा देवास, इन शहरों में वस्त्र उत्पादन आपको देखने को मिलता है। और उज्जैन तो हमारा सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र हैं, ये इंदौर में क्या किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। तो हमने उद्योग की जब भी यहाँ पर बातचीत की है, आप सूती वस्त्र उत्पादन का ध्यान रखेंगे, ओवरऑल जो वस्त्र उत्पादन है इसका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर हम BHEL जो भेल आपके पास है, इस भेल के बारे में बातचीत करते हैं। ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, भेल आपको भोपाल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप सब याद रख सकते हैं भेल को 1960 में स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भेल की स्थापना हमने 1960 में की थी, लेकिन किसके सहयोग से, कौन ऐसा था जिसने भेल की स्थापना में आपका सहयोग किया। आप यहाँ पर जो धार वाला रीजन है, आप पीथमपुर चले जाइए। पीथमपुर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर भारी उद्योग देखने को मिलेगा। भारत का जो डेट्रॉइट है ये हमारा पीथमपुर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बातचीत करते हैं, क्लियर। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उत्पादन नागदा की बात करते हैं, वस्त्र उत्पादन इंदौर की बात करें, उज्जैन, भोपाल, देवास। हम भेल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये भेल भोपाल में है। पीथमपुर आपको यहाँ पर भारी उद्योग धार में देखने को मिलेगा। बेटा हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब अपन मेंस लिख रहे होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स में लिखना है। तो इतनी सारी चीज़ें बेटा क्या है, सफिशेंट हैं उद्योग के लिए। आप इन सब के बारे में क्या करें, जरूर यहाँ पर लिखें। इसके साथ में आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला जो सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, हमारा जो इंदौर है, इस इंदौर में। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। अपन कैट के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो कैट आपको देखने को मिलता है ये भी हमारे इंदौर में है। तो इंडस्ट्रियल, अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का विकास कहीं हुआ है, ये मालवा का पठार है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास जैसे बड़े शहरों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री आपके पास लगी हुई है, तो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। और यही कारण है कि ये प्रदेश आपका बहुत ज़्यादा संपन्न प्रदेश माना जाता है। हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर ली है। थोड़ा सा अपन पर्यटन के बारे में और बातचीत कर लेते हैं। और पर्यटन में आपको बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक महत्व की हम लोग यहाँ पर बातचीत करें या सांस्कृतिक महत्व की हम लोग यहाँ पर बातचीत करें, तो पर्यटन के लिए आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप पर्यटन के लिए जाना चाहते हो तो हमारे काफ़ी प्राचीन शहर हैं। अगर आपसे उज्जैन के बारे में बातचीत करें तो आप उज्जैन चले जाइए। उज्जैन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ देखने का मतलब क्या है कि हमारे जो बाबा महाकाल हैं, ये महाकाल आपको देखने को मिल जाएंगे। मंगलनाथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मंगलनाथ के अलावा जो जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर आपको देखने को मिलेगा। आप उज्जैन के अलावा इंदौर आ जाइए, तो इंदौर में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अहिल्या नगरी है,
अहिल्याबाई आपके पास जो हैं ये अहिल्या नगरी है, तो आप आइए इंदौर में आके राजवाड़ा घूमिएगा। उसके अलावा अपन यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ आपको वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे वाटरफॉल इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने पाताल पानी का नाम तो सुना है, पाताल पानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप आएंगे तो इस वाले रीजन में आपको जो फोर्ट है ना, आप जाएंगे धार। ठीक है, धार अपन जब पहुंचते हैं तो अपन जाते हैं कहाँ पर, मांडव, जो मांडवगढ़ आपके पास है। इस मांडव में तो आपको काफ़ी बेहतरीन कलाकृति देखने को मिलती है, किसमें, किलों के लिए। अब भोपाल चले जाइए तो भोपाल में आपको छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, झीलों का शहर आपको दिखाई देता है, रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब ओवरऑल इस वाले रीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, पर्यटन की दृष्टि से ये संपन्न है। और कुछ इम्पोर्टेंट शहरों के जो प्रमुख आपके पास पर्यटक स्थल है, आप इनका एग्जाम्पल दे दीजिए। हम सांची के बारे में बातचीत कर सकते हैं। रायसेन में आपके पास क्या है, सांची है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी कहानी। और देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार के सारे बेसिक देख रहे हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में दिक्कत नहीं आए। अब थोड़ा सा और देखिएगा। देखो, मालवा का आपके पास जो प्लेटू है या प्लेटू ऑफ मालवा की आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ, तो आप इसको जनरली काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। एक दूसरा एंगल देखिएगा, अपन इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक अपन यहाँ पर बनाते हैं मालवा के पठार का पश्चिमी भाग, जो जनरली आपका उत्तर पश्चिमी भाग के नाम से जाना जाता है। एक अपन बनाते हैं मालवा के पठार का केंद्रीय भाग, ये आपको दिखाई देगा। मालवा के पठार का भी अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक पश्चिमी भाग, वेस्टर्न साइड, एक अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, एक अपन बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व, एक अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सा, ये जो उत्तर और पूर्व वाला रीजन है, इसकी बातचीत करें। और एक आप दक्षिणी भाग लिख सकते हैं। चौथे नंबर पर आपका जो दक्षिणी भाग है, आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, पश्चिमी आपके पास जो भाग है, बेसिकली ये उत्तर पश्चिमी भाग के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारा जो मंदसौर वाला रीजन है, ये मंदसौर वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। जब भी केंद्रीय भाग की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं तो मेन आपका जो इंदौर और भोपाल वाला रीजन है, इसकी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बातचीत कर देंगे। और उत्तर पूर्वी भाग की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये दर्शान वाला आपके पास क्षेत्र है, दर्शान की आपसे बातचीत करते हैं, या विदिशा इस क्षेत्र की कैपिटल यहाँ पर मानी जाती है। और दक्षिणी भाग की अपन यहाँ पर बात करते हैं तो महेश्वर हमारे पास जो है, ये महेश्वर आपको क्या रहेगा, देखने को मिल जाता है। सर ये आप क्यों बता रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार का क्लासिफिकेशन कीजिए, आप इसको क्लासिफाइड कीजिए। तो आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पश्चिमी भाग ये मंदसौर वाला है, इनकी सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलेंगी। क्या अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे अपन पश्चिमी भाग के आसपास जाने लगते हैं तो इधर आपको बेटा जो बारिश है, ये वर्षा का स्वरूप आपको कम दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास जो वन आवरण है, ये वन आवरण आपको कम दिखाई देंगे। मिट्टी इधर आपको छिछली दिखाई देने लगती है, छिछली काली मिट्टी आपको दिखाई देगी। केंद्रीय भाग की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं इंदौर और भोपाल की, तो ये वो वाला रीजन है जो आपका इंडस्ट्रियल रीजन है ना, इंडस्ट्रियल, आपको यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके साथ में इंदौर हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, ये संपन्न है, बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर पाई जाती है, शिक्षा की उत्तम व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर पूर्व की पार्ट की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, ये विदिशा वाला रीजन है, ये विदिशा वाला रीजन आपको दिखाई देगा। और दक्षिणी भाग आपके पास कौन सा है, महेश्वर वाला भाग आपको दिखाई देता है। अगर अपन इसकी ढाल के बारे में बातचीत करें तो देखो बेटा, उत्तर और जो दक्षिण है, यहाँ आपको इसका नॉर्मल ढाल दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है, मतलब पूरब के क्षेत्र की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ और पश्चिमी भाग की आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ, इधर आपको तीखा ढाल दिखाई देगा। तो इतनी सारी बातें आप याद रख सकते हैं मालवा के पठार के बारे में। डिस्कस करने को तो बहुत सारा है, अपन पढ़ते रहें तो 2-3 घंटे क्लास मालवा के पठार के ऊपर हो सकती है। लेकिन ऐसा पढ़ने का क्या मतलब, सिर्फ मालवा के पठार को ही अपन पढ़ते रहें। यहाँ हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मालवा के पठार को पढ़ने की कोशिश की है, मालवा के पठार को समझने की कोशिश की है। उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद हम इसी तरीके से और जो सारे पार्ट हैं मध्य प्रदेश के इनको पढ़ेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी आपके विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को क्या मिले, इसके बेनिफिट मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।